बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, और नारोवाल एक ऐसी धरती का नाम है जिसमें मुफ़क्कर, अज़ीम, शायर, रूहानियत रखने वाले बुज़ुर्ग ऐसी शख्सियात शामिल हैं जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, और आज फिर आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि ये एक ऐसी धरती है जिसमें रूहानियत में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह जो अलीपुर सईदा से बिलोंग करते हैं, और इसी तरह से शायर, एक ऐसे शायर जिन्होंने शायरी से लोगों में की रूहों को जो है झंझोड़ा, तो फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। और अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनके ख्वाब की ताबीर पर पाकिस्तान की सस्टेन हुआ, पाकिस्तान कायम हुआ, पाकिस्तान के सेपरेशन हुई बरसगीर से, तो ये एक ऐसी धरती है जो इन तीन अजीम शख्सियात का मरकज़ है। और अब भी इसमें बहुत अजीम लोग शामिल हैं, और गुरुद्वारा जो आपको पता है जी, सिख कम्युनिटी का इबादत गाह है, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में मौजूद है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत एक्टिव हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी जो है बाय बर्थ यूँ कही जाती है कि आपने अपने लड़कपन से सियासत का आगाज़ किया जब आप BA के स्टूडेंट थे। और अगर हम उनकी हिस्ट्री पर चले जाएँ तो उनके दादा चौधरी सूरजन एक ऐसी शख्सियत थे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट अल्लोर के वो चेयरमैन रहे, और MLA भी रहे। और इसी तरह से उनके बेटे चौधरी मोहम्मद इब्राहिम खान वो नंबरदार भी थे, और अपने गांव जिसका नाम कक्का क्लास था लेकिन क्लास पड्डा के नाम से आजकल जाना जाता है, उसके वो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत भी थे, और मुस्लिम लीग नून के पंजाब कौंसिल के वो मेंबर भी रहे हैं, और उम्मीदवार MNA भी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। ऐसी ही समाजत उनकी थी कि अपनी पंचायत में उनका बहुत अहम रोल था। और इसी तरह अगर उनके भाई की बात करूं, चौधरी खुर्शीद अहमद, एक ऐसी शख्सियत जो नंबरदार भी थे और अनपोज मेंबर बने थे वो अपने हल्का में। और इसी तरह से मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिनका एहसन इकबाल साहब के साथ बहुत मजबूत रिलेशन है, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब के साथ उनकी एक बहुत फुली समझ लें कि मतलब अपनी क़यादत के साथ मसलसल वो एक ताने बाने की तरह वो जो है मुंसलिक हैं। ऐसी ही एक शख्सियत चौधरी जुल्फ़कार अहमद साहब हैं जो म्यू ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और सियासत में उनका नाम इस तरह से है कि आप 2 दफ़ा नाज़िम रहे, चेयरमैन रहे, मेंबर ज़िला कौंसिल रहे, और जब फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था वो BA के स्टूडेंट थे। तो आइए नाज़रीन उनसे पूछते हैं लोकल गवर्नमेंट के मसाइल क्या हैं, और लड़कपन से जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो सियासत के नज़दीक और अब की दौर के नज़दीक उनकी ओपिनियन क्या है, और एहसन इकबाल साहब चूँकि उनके लीडर हैं तो लीडर के बारे में उनकी ओपिनियन क्या है। तो आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात चौधरी जुल्फ़कार अहमद म्यू साहब से करवाते हैं। जी क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी खुशी हुई है जी कि आप चैनल हमारे नारोवाल में आप तशरीफ़ लाए, खुशामदीद कहते हैं आपको। जी वेलकम सर। खुशी हुई है आपसे कि चैनल की वसातत से आपसे मुलाकात हुई। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ख़ानदान जो है सियासत में आपके वालिद ग्रामी का माशाल्लाह से बड़ा नाम, स्टेज आपके दादा का इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम और स्टेज। आपने लड़कपन से सियासत का आगाज़ किया, बचपन से जवानी तक का जो आपका सफ़र गुज़रा वालिद ग्रामी के साथ कैसा गुज़रा? मेरे वालिद मोहतरम चूँकि बहुत बड़े डेरेदार और मेहमान नवाज थे, बल्कि उन्होंने अपने डेरे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ था मेहमान खाना था, तो यहाँ पे राई मुसाफिर ठहरते थे, आके उनको खाना मिलता था, रहाइश के लिए उनका बंदोबस्त था कि वालिद मोहतरम ने स्पेशली 100 आदमियों के लिए बंदोबस्त किया हुआ था। जितने भी मेहमान आए उनको वह ठहराते थे, और 2 मुलाजम इसीलिए रखे हुए थे। रात को रात को भी 2-2:30 बजे भी अगर कोई आता था तो उसको खाना भी मिलता था और बिस्तर भी मिलता था माशाल्लाह। तो ये हमने अपने बाप से सीखा जी। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं खुर्शीद, नंबरदार थे, वो कौंसलर हुए हैं, 2 दफ़ा अनपोज भी हुए। तो उसके बाद मैं आ गया, मैंने पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़ा यहाँ से चंदवाली कौंसिल से, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो बस उससे ही आगाज़ हो गया सियासत का। अच्छा तो ऑब्वियसली आपका इलाका कुछ इतना मतलब वो अपग्रेड नहीं होगा, और आज से कितने साल पहले की बात है, जब आप स्टूडेंट थे तब की बात है। तो आपने सिर्फ सियासत में जब आए तो आपका एक मैनिफेस्टो जैसे इंसान का होता है, एक एम होता है, डेस्टिनेशन होती है, गोल होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने। आपके सर जो मैनिफेस्टो वो क्या था?
मैं जब पहले मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ना है, मैं इस ख्वाहिश को लेके तो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने कई दफ़ा कागजात जमा करवाए, लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी का जो फैसला उसको ऑन किया और आज तक मैं उसी के साथ चलता आ रहा हूँ। जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, पार्टी के साथ भी खुश हूँ। बल्कि मेरी क़यादत जो है हसन इकबाल साहब, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ख्वाजा वसीम भट्ट साहब हैं, वो भाइयों की तरह हैं, दोस्तों की तरह हैं। तो मुझे कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपोजिशन में भी बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो इक़्तिदार में भी कंफर्टेबल होते हैं। जितना हो सके मैं उन लोगों में से हूँ कि 24 घंटे सर्विस है मेरी। तो मेरा कोई और साइड बिजनेस में नहीं करता ज़ाती तौर पे। बच्चे या वालिद मोहतरम की विरासत में जो ज़मीन है उससे रोज़गार का सिस्टम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात दिन लोगों की सब कह लो खिदमत में लगा रहता हूँ। इस तरह से आपके वालिद ग्रामी जो हैं बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, और पंचायत सियासत में ये बल्दियात में समझी जाती है कि बहुत बड़ा समझ लें कि ग्रास रूट लेवल का वर्क है जिसमें पंचायत सबसे पहले आ जाती है। आपने अपने वालिद ग्रामी को किस तरह से पंचायत करते देखा और आपका इसमें क्या रोल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम की कोशिश होती थी कि हमेशा थाने में ना जाया जाएगा, कोई मामूली झगड़ा हो जाए किसी का तो उसे आपस में बिठा के यहीं अपने डेरे पे ख़त्म किया जाए। तो मेरी भी कोशिश यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पूरे हल्के में भी कहीं झगड़ा हो, मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि बजाय थानों में जाना, पर्चे करवाना, आपस में बिठा के मामलात को हल करना, ये मेरी पहली तरजीह होती है। फिर बाकी सर जिस तरह से बल्दियात है, बल्दियात लोकल गवर्नमेंट के क्या मसाइल हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए और साथ ही बताइए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। जैसे कि 2015 में आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून का दौर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी इलेक्शन जो हैं वो अदालत नहीं करवाए थे। मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड नहीं थी। अब भी जब हुकूमत पीटीआई की भी गुजर गई, उनका भी राइट बनता था कि वो इलेक्शन करवाएं। मुस्लिम लीग नून का अब दौर आ गया, अब भी चूँकि बाकी सारे सूबों में इलेक्शन हो गए बल्दियात के, बल्दियात ग्रास रूट लेवल का वर्क है, तो इस पर क्यों इतना इसको इग्नोर किया जा रहा है? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी जो बरसर इक़्तिदार आती है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, लोकल बॉडीज़ को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही, बल्कि लोकल जो मसाइल हैं वो हमेशा लोकल नुमाइंदों से ही हल होते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए, उनका बोझ कम होता है। जी जी। एमएनए एमपीए का बोझ कम होता है जब लोकल एक नुमाइंदा उनके पास, आवाम के पास मौजूद हो, तो वो छोटे मोटे मसले वो उसके ज़रिए से हल होते हैं। तो ये कोई भी हुकूमत हो, मेरी गुजारिश है कि ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाना चाहिए और उनको पूरी ताकत देनी चाहिए, उनको पूरे इख्तियार। सर आप पीपी 50 के सदर हैं और उम्मीदवार एमपीए आप ने ट्राई भी किया, आपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए, पीपी 50 के आप प्रेसिडेंट हैं। आपको क्या लगता है सर कि आपकी जो तंजीम साजी है पीपी 50 की, उसमें मुतहर्रिक जो रहनुमा हैं किस तरह से एक्टिव होकर मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे यूसी लेवल पे लोग जो हमने तंजीम साजी की हुई है वो अपने अपने मसाइल जो हैं वो मुझे भी बताते हैं, और जब इतवार होती है ऐसे इकबाल साहब आते हैं, उनको भी हम सब मिलके अपने अपने मसाइल बताते हैं और वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और हमेशा उन्होंने की है, करते हैं। उसके अलावा वसीम भट्ट साहब जो हैं एमपीए हमारे, वो भी एक्टिव हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं, तो मैनेज किया हुआ है। ऐसे इकबाल साहब अपोजिशन में भी हर वीक आते थे, हर हफ्ता इतवार को इधर होते हैं। जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एमएनए इतना टाइम देता हो। वो हर इतवार को नारवल में मौजूद होते हैं, और चाहे अपोजिशन हो चाहे इक़्तिदार हो, वो लोगों के मसाइल सुनते भी हैं और हल करने की कोशिश। नाज़िम भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे, मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहे हैं, और माशाल्लाह से पीपी 50 के प्रेसिडेंट भी हैं, और एमपीए के उम्मीदवार भी हैं। और बड़ी आपकी जिस तरह से आपने बात की कि आप सियासत में आने का पर्पज़ ये था कि आप एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट करें। सर आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितने तरक्याती या फलाही काम किए हैं? लगा गिनती करूँगा तो शायद ना मैं इस वक्त गिन सकूँ, लेकिन मैंने अपने हल्के में लोकल सड़कें बहुत ज़्यादा बनवाई हैं, गली नालियाँ बनवाई हैं, और चंदोवाल जिसके नाम पे ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, वो पूरा गांव
कह लें कि 7.5 करोड़ रुपये यासीन इकबाल साहब ने दिए थे, जिसमें सिविल का सिस्टम भी था और पूरा गांव को कस्बा टाइप गांव है जिसमें टोटल PCC हुई है। और उसके अलावा बहुत सारे नाले, 1-2 पुल बनवाए हैं अपने हल्के में जहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम थी। सड़कों के तो जाल बिछाए हैं। मेरे हल्के में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पे सड़क पुख्ता नहीं, मेटल रोड नहीं है। जी जी। टोटल मेरे हल्के में मेटल रोड है। तो ये सारा यासीन इकबाल साहब की क़यादत में हुआ है। तो ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब दोनों हमारे जो लीडर हैं, दोनों ने ही हमें हमेशा जो भी हमने मसला बताया उन्होंने हल किया है और फंड दिए हैं। बिल्कुल सही बात करें आपकी क़यादत पर। और जिस तरह से क़यादत में रहनुमा जो हैं या लीडर जो हैं वो यासीन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब हैं। मुस्लिम लीग नून की डिस्ट्रिक्ट की क़यादत के बारे में सर क्या राय है? जिस तरह से इख्तिलाफ़ राय हर इंसान का होता है और टीम वर्क में कभी हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। आपको मुस्लिम लीग नून का जो एक समझ लें कि एक उनका एक प्रेशर जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट पर या एक पूरा उनकी पर्सनैलिटी जो है लीडरशिप की, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात है, अब यहाँ पे सैयद रज़ुल हसन गिलानी साहब एक रूहानी शख्सियत भी हैं, बड़े अजीम बाप के बेटे हैं। उनके वालिद मोहतरम भी 3 दफ़ा MP रहे हैं और बल्दिया के चेयरमैन रहे हैं। खुद रज़ुल हसन साहब भी बल्दिया के चेयरमैन हैं, 2 दफ़ा रहे हैं। तो वो ऐसी शख्सियत है, ऐसी प्यारी कि लोग उसकी क़यादत से मुतमिन हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद अगर यासीन इकबाल साहब की बात करें, आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की है, तो यासीन इकबाल साहब सबके लीडर हैं। यासीन इकबाल साहब को सभी चाहते हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, चाहे दानियाल अजीज़ साहब हैं या दूसरे MP हज़रात हैं। उसकी क़यादत से अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया। बाकी पार्टियों में छोटे मोटे इख्तलाफ तो होते ही है, कभी किसी टिकट के मामले में आ जाए या किसी लोकल किसी इशू पर आ जाए, तो वो तो एक हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है कि घर में भी छोटे मोटे मसाइल होते हैं, तो सियासत में भी होते हैं। लेकिन यासीन इकबाल साहब में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि बहुत आसान तरीके से कभी दोस्तों में इख्तलाफ हो भी जाए या पार्टी में भी कोई बड़ा मसला कोई इशू बन जाए तो बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भरपूर साथ देते हैं और जिस तरह से बाय बर्थ आपके बारे में कहा जाता है कि आप मुस्लिम लीगी हैं, टिकट ना देने की रीज़न आपको क्या लगती है? जब यासीन इकबाल जो है वही माजरत के साथ के वही जो हैं वो टिकट्स दे भी रहे होते हैं, क़यादत जो है पूरे पाकिस्तान की या नवाज शरीफ साहब या मतलब मियां शहबाज शरीफ साहब, ये जो एक पूरी क़यादत है वो ट्रस्ट जो है यासीन इकबाल साहब पर करती है। व्हाट्स रीज़न बिहाइंड दिस मैटर कि आपको सर क्यों टिकट नहीं दिया जाता? आप जबकि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप डिज़र्व भी करते हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, आप जैसे बंदे को कानून साजी करनी चाहिए मेंबर सूबाई असम्बली में जाकर। जी, आपने ऐसा सवाल किया है कि मैं कोई अपनी क़यादत के ऊपर कोई ऐसी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ। जब चूँकि पहले हमारा जो हल्का था वो शहर से अलहदा था, काफ लीग के दौर में हमारा हल्का मेरी यूनियन कौंसिल जो है वो शहर के साथ लगा दी गई। तो उस वक्त से चूँकि सिटी से ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब को टिकट मिला, पहले शहजादा पीर साहब को मिला, उसके बाद वसीम भट्ट साहब चलते आ रहे हैं। जी जी। तो मैं फिर भी मुतमिन हूँ, इसलिए मुतमिन हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं भी हूँ, मैं MPA भी हूँ। क्योंकि मेरे साथ उनका तल्लक ऐसा है भाइयों, जैसा कि मैं महसूस ही नहीं करता कि मैं अगर खुद नहीं हूँ तो ये यासीन इकबाल साहब तो एक अजीम लीडर हैं और मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ और मैं उनका चहेता भी समझा जाता हूँ। जी जी, बिल्कुल। इसलिए मुझे ये महसूस ही नहीं होता। दैट्स व्हाई तो मेरे माइंड में ये सवाल आया ना कि आप चहेते भी हैं, आप करीबी भी हैं, आप बाय बर्थ मुस्लिम लीगी भी हैं, तो ऐसी कौन सी रीज़न है जो इसके बैक पर है कि आपको निगलेक्ट करने की वजह? अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स रीज़न? मैं समझता हूँ कि वो एक शहर है नारोवाल, चूँकि बहुत बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट भी उसके नाम पे है, तो शहर का वो बहुत ज़्यादा है। और बाकी बरादरी के हवाले से भी मैं चूँकि मेरा हूँ, मेरी बरादरी इस हल्के में कम है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ मैं इतना ज़्यादा इसमें कोई परेशान नहीं हूँ कि मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूँ या मैं कोई और रास्ता इख्तियार कर लूँ। ऐसे मौके आए हैं मेरी ज़िंदगी में, काफ लीग के दौर में भी आए और मुझे ऑफ़र हुई, अब PTI के दौर में भी मुझे ऑफ़र हुई। बिल्कुल।
मुख्तलिफ अदारों के हवाले से कि आप एहसन इकबाल साहब को छोड़ दें तो हम आपको टिकट देते हैं, तो मैंने कहा भाई नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं एहसन इकबाल साहब को छोड़ दूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं एहसन इकबाल साहब के साथ हूँ, टिकट मिले या ना मिले। तो मतलब मेरा दिल है कि सेक्रीफाइस करो, पार्टी से बगावत नहीं करनी। बिल्कुल सही सर। महंगाई तो पाकिस्तान में 85% रिकॉर्डेड जो है महंगाई हो गई है 79 डेज़ के अंदर। तो आप इसको किस तरह से एलेबोरेट करेंगे सर? मैं समझती हूँ कि गरीब जो लोग हैं उनके लिए जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया, और आज 1 जुलाई से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में 14 रुपीज़ जो हैं और ऐड कर दिएंगे। पिछले कुछ दिनों से जो है इसकी 250 जो है प्राइस पर चला गया पेट्रोल और डीज़ल की इस तरह अपडेट। किसान के लिए क्या मुश्किलात हैं? जिस तरह से आपने ज़री बात पर कहा कि आपका जो लिंक है वो किसी बिजनेसमैन के साथ नहीं, ना आप बिज़नेस करते हैं बल्कि आपका ज़राअत शोबा है, तो आपको क्या लगता है सर इसमें कितनी मुश्किलें जो हैं वो आपको फेस करना पड़ी? अब मुंजी की काश्त का टाइम है, डीज़ल चाहिए, और डीज़ल जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे दस्तयाब नहीं हो रहा। DAP और यूरिया जो है इतनी कॉस्टली हो गई है कि जब PTI के दौर में थी तो लोग चीखें मार कर रो रहे थे। अभी आवाम भी खामोश है और मुल्क भी किस दहाने पर जा रहा है। आप इसके बारे में क्या नाजरीन को आगाही देंगे सर? बेसिक वजह ये PTI है, PTI की क़यादत है। जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो आपके सामने हालात थे, मुल्क बेहतर पोजीशन में जा रहा था, लेकिन एक ऐसे शख्स को बिठा दिया गया जो अपनी ज़िंदगी में कोई एक यूनियन कौंसिल का दफ्तर तक नहीं चला सका। उस शख्स को एकदम से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और वो बहुत बड़े दावे करता था कि मेरे पास एक बड़ी माशी टीम है और मैं इतने घर बनाऊंगा, इतने लोगों को करोड़ों नौकरियां दूंगा। तो वो कुछ नहीं कर सका। सुहाने ख्वाब उसने ज़रूर दिखाए, लेकिन अमली तौर पे मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया। अब हमारे देहात में तो लोग उन्हें, मैं कह नहीं सकता चैनल पे, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। ये दुरुस्त है कि अब महंगाई है, लेकिन महंगाई इमरान खान की वजह से आई है। वो मुल्क को बेहतर तरीके से नहीं चला सका। उस कर्जे भी उसने रिकॉर्ड लिए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कर्जे एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिए हैं। तो अब इसको दुरुस्त करने में कुछ टाइम लगेगा। जाहिर है कि मुल्की हालात ऐसे थे कि ऐसे हालात में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत मुश्किल काम था जो उन्होंने ये फैसला लिया है। तो अब वो मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से उनमें ये सलाहियत है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अगले आने वाले 4-5 महीनों में ये मुल्की हालात काफ़ी बेहतर होंगे। और सर सारे मामलात को देखते हुए, अपनी सियासी क़यादत के बारे को देखते हुए, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बाखूबी अच्छे से निभाते हुए, अपने मसाइल को देखते हुए अपनी आवाम को, UC की आवाम को, हल्का PP50 की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहता हूँ कि अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। घर टेलीविज़न है, लोग बड़े आगाह हैं। पहले लोगों को इतना सियासी शोर नहीं था, पता नहीं, इल्म नहीं होता था। अब तो अमेरिका तक की खबरें लोग घर में बैठ के सुनते हैं। तो लोग आगाह हैं सारे हालात से। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह सब दुआ गो भी हैं, लोग मिलते हैं, दुआएं करते हैं कि इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस पे कंट्रोल होगा और अल्लाह के फजल करम से ही मुल्क तरक्की करेगा। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी जुल्फ़कार अहमद मियाँ साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने आवाम को कि घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ माह का टाइम है, गो कि डिफ़िकल्ट वर्क है। आप जानते हैं जी, कोरोना बहुत एक मेजर डिजीज़ आई थी, बल्कि एक ऐसा पूरे दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी एरियाज़ में बहुत महंगाई हुई थी। पाकिस्तान एक कर्जा तलब मुल्क है और इसमें ऑब्वियसली हालात काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, और अब जो मामलात हैं वो गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अल्लाह पाक हम सब पर बीइंग अ कौम रहम करे और हम सब मुसलमानों पर रहम करे और हमारे पाकिस्तान की सालमियत को हमेशा कायम दायम रखे। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मामलात को सुलझा लेंगे और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के जितने भी मामलात हैं जो हमें गुर्बत की तरफ धकेलते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेलते जा रहे हैं, एक ऐसी नेपोटिज़म या ऐसे मामलात की तरफ लेकर जा रहे हैं जो हमारे मुल्क और कानून का कहीं से भी हिस्सा नहीं है। इंशाल्लाह ये सारे मामले जो हैं वो सेटल आउट होंगे। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।